BE BEd थर्ड ईयर, BSc BEd थर्ड ईयर और BEd फर्स्ट ईयर में हम भाषा एवं पाठ्यक्रम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने लेखन कौशल के जो गुण होते हैं उनको सिखाने के क्या तरीके होते हैं और सिखाने से क्या लाभ होता है, वही लाभ ही क्या होते हैं, गुण भी होते हैं, और उनको सीखते समय किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, किस तरह की परेशानियां आती हैं। तो ये सभी परेशानियां लेखन के दोषों के अंतर्गत आती हैं। तो हमने लेखन के दोष भी पढ़ लिए थे और उसमें जिसे लिखाई सीखते हैं तो लेखन कला के क्या क्या और अच्छे प्रभावशाली फायदे हो सकते हैं वो भी हमने पढ़ लिए थे। ठीक इसी प्रकार से लेखन के जो कमियां हैं, दोष हैं, वो हमने पढ़े थे। उसके बाद दोषों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है, इस हेतु लेखन के लिए हमने उपयोगी सुझाव भी पढ़ लिए थे। अब लेखन के उपयोगी सुझावों को पढ़ने के बाद हम हिंदी लेखन का मूल्यांकन किस प्रकार करते हैं, उसमें कौन सी प्रक्रिया आती है, या लेखन के अंतर्गत जिस प्रकार की शिक्षा दी जाती है वह क्या है, आज हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो हिंदी लेखन का मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाना होता है। हिंदी लेखन का मूल्यांकन। हिंदी लेखन कला में जैसे हमने लिखने के सुझावों के अंतर्गत भी पढ़ा था, लिखावट की जब शिक्षण विधियों को हमने पढ़ा था कि लेखन शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं जिनके माध्यम से लेखन को प्रभावशाली बनाया जा सकता है, अधिक शुद्ध लिखा जाए, सुडोल सुंदर बनावट के अक्षर लिखे जाएं, इस तरह का प्रयास किया जाए। तो यह सब हमने जब पढ़ा था उस समय हमने यह भी पढ़ा था कि सुलेख के द्वारा, अनुकरण के द्वारा किस प्रकार लेखन कला का विकास किया जा सकता है। तो इस दृष्टि से लेखन के मूल्यांकन के अंतर्गत लेखन की 3 प्रकार की शिक्षा को गिना जाता है। जैसे जो 3 प्रकार की शिक्षा है उसे लिख लेते हैं पहले। 3 प्रकार की शिक्षा, 3 प्रकार की शिक्षा को इसके अंतर्गत रखा गया है। किसके अंतर्गत? लेखन के अंतर्गत। पहला है सुलेख। सुलेख विधि के द्वारा भी लेखन कला का विकास किया जाता है और इसमें बालक अनुकरण करके लिखता है और साथ ही साथ श्रुति लेख के माध्यम से भी सुलेख की जांच की जा सकती है। तो अब देखो, जैसे यह इस तरह की 3 प्रकार की शिक्षा इसमें दी जा रही, जिनमें से पहली हमने सुलेख पढ़ी है। अब हम यहाँ चूंकि मूल्यांकन पढ़ रहे हैं तो इस दृष्टि से भी हमें इस पॉइंट को समझना है। जैसे बालकों का हम लेखन का मूल्यांकन करना चाहते हैं कि किस प्रकार का लेखन कार्य वो कर रहे हैं, शुद्ध लिख रहे हैं अथवा नहीं लिख रहे हैं, सुंदर उनके लिखने के जो वर्ण हैं, अक्षर हैं, उनकी बनावट कैसी है, सही है अथवा नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी है या शुद्ध नहीं है, इन सभी का ध्यान रखने के लिए हम इस विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें अनुकरण के द्वारा या श्रुत लेखन के द्वारा भी हम लेखन कला का मूल्यांकन कर सकते हैं। अनुकरण के द्वारा एवं श्रुत लेखन के द्वारा।
इसी प्रकार भाषा संबंधी विविध और अभ्यास भी हैं जिनके माध्यम से भी लेखन कला का मूल्यांकन किया जाता है। तो दूसरा हम इसमें लिखेंगे, जैसे साथ के साथ इस बात का भी ध्यान रखने हैं जो इसमें शिक्षा बताई गई है। दूसरी है इसमें भाषा संबंधी विविध अभ्यास। भाषा संबंधी विविध अभ्यासों के अंतर्गत जैसे अक्षर हैं, शब्द हैं, वाक्य हैं, उन्हें किस प्रकार लिखा गया है, उनके लेखन में इनके शब्द की वर्तनी और उनके वाक्यों और अक्षरों की जो समरूपता है उसका ध्यान रखा जाना, क्योंकि वाक्य की समरूपता होना, लेखन में शब्दों और अक्षरों की वर्तनी का ध्यान रखना, यह भी विशेष महत्व का होता है, तो इसका ध्यान रखा जाना भी आवश्यक होता है। इस दृष्टि से इनका मूल्यांकन करते समय भाषा संबंधी विविध जो अभ्यास है, जैसे यहाँ शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, दोनों तरह के जैसे जो हम मूल्यांकन को भी पढ़ रहे हैं और इसमें जो 3 प्रकार की शिक्षा का ध्यान रखा गया है उसका भी हम अध्ययन करते चल रहे हैं, क्योंकि इसी के आधार पर इस मूल्यांकन प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है। इसीलिए जैसे अब हम अभ्यास की बात कर रहे हैं कि भाषा संबंधी विविध प्रकार के अभ्यास, विविध अभ्यासों में यही होगा कि किस तरह के अक्षर हैं, वर्ण हैं, वो लिखे जाने हैं, कैसे उनकी बनावट होनी है, शब्द उनसे बनाकर लिखे जा रहे हैं तो उनकी वर्तनी किस प्रकार है, कैसे लिखी गई है, शुद्ध है अथवा नहीं है, वाक्य की रचना की गई है तो वाक्य में जो शब्दों का प्रयोग किया गया है क्या वह सार्थक है, उनका जो क्रम है वह ठीक है अथवा नहीं है। इस तरह के विविध प्रकार के अभ्यासों का कार्य भाषा संबंधी विविध अभ्यास के अंतर्गत करवाया जाता है और उसी अभ्यास के दौरान किस प्रकार की लेखन कला का कार्य किया जा रहा है उसका मूल्यांकन भी किया जाता है। अब इसमें देखो हम कौन कौन सी बातों को सम्मिलित कर सकते हैं या कौन कौन से अभ्यास हैं जो इसके अंतर्गत करवाए जाते हैं। जैसे वर्तनी संबंधी अभ्यास, वर्तनी संबंधी अभ्यास, दूसरा है जैसे वर्तनी संबंधी अभ्यास में कि वर्तनी किस प्रकार लिखी गई है, उसकी शुद्धता का ध्यान रखा गया है अथवा नहीं, और यदि कहीं कमी है तो उसे किस प्रकार दूर किया जा सकता है, उसका मूल्यांकन करना भी इस अभ्यास के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से वर्तनी संबंधी अभ्यास करवाया जाता है। शब्द प्रयोग संबंधी अभ्यास का भी इसके अंतर्गत ध्यान रखा जाता है। शब्द प्रयोग संबंधी अभ्यास जैसे अभी हम बात कर ही रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि जैसे शब्दों का प्रयोग वाक्य में किस प्रकार किया जाना है, इसका ध्यान रखने के लिए भी शब्दों के प्रयोग संबंधी जो भी अभ्यास हैं वो इसके अंतर्गत संपन्न करवाए जाते हैं और उन्हीं अभ्यासों के दौरान ही किस तरह के शब्द प्रयोग में बालक सक्षम हो रहे हैं अथवा नहीं हो रहे हैं, उनकी इस समर्थता का मूल्यांकन भी इस प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाता है। उन्हें इस तरह के कुछ अलग शब्द लिखने को दिए जाते हैं
जिस तरह के शब्दों को उन्हें प्रारंभ में लिखने का अभ्यास करवाया गया है, उसी प्रकार के शब्दों को उन्हें लिखने देने में फिर किस तरह से उन्होंने लिखने देने दिया है मानो उनको, तो उस लिखने में उन्होंने किस तरह के कौन सी कमियां छोड़ी हैं, किस तरह के उनसे उनको लिखा है, तो इस दृष्टि से उनका मूल्यांकन करके उनकी कमियों को दूर करने के लिए फिर उन्हें शब्दों के प्रयोग करने के लिए और नए शब्दों को लिखने को दिया जाता है। और इस तरह से यह अभ्यास की जो प्रक्रिया है लगातार चलती रहती है जब तक कि बालक सही प्रकार से लिखने में अभ्यस्त ना हो जाए। तो इस दृष्टि से इस शिक्षा में इस तरह का मूल्यांकन ही संभव हो पाता है। इसी तरह से वाक्य रचना संबंधी अभ्यास भी इसके अंतर्गत आता है। तीसरा, वाक्य रचना संबंधी अभ्यास। वाक्य रचना संबंधी अभ्यास। वाक्य रचना संबंधी अभ्यास के अंतर्गत जैसे अभी हमने बात की है कि बालक प्रारंभ में वर्तनी लिखना सीखता है, तो वर्तनी संबंधी जो उसकी त्रुटियां हैं उन्हें दूर करने से संबंधित अभ्यास करवाया जाता है और फिर उसकी जांच करने के लिए उसी प्रकार का मूल्यांकन कार्य करके उनकी कमियों को दूर करने के लिए फिर अभ्यास करवाया जाता है। इसी तरह से शब्दों के प्रयोग के माध्यम से भी उन्हें सही शब्दों को लिखने का अभ्यास करवाया जाता है। अब उन शब्दों को सही क्रम में सही सार्थक अर्थ के रूप में लिखने से संबंधित किस तरह से वाक्यों की रचना की जानी है, तो इस प्रक्रिया के लिए वाक्य रचना संबंधी अभ्यास भी करवाया जाता है। फिर वाक्य रचना संबंधी अभ्यास के अंतर्गत बालक सही और सार्थक वाक्य लिखने में अभ्यस्त हो जाते हैं और जब वह वाक्य रचना संबंधी जो भी कार्य है उसे पूर्ण करने में सक्षम होते हैं, उसके बाद जैसे कई सारे वाक्यों के समूहों को लिखने के लिए भी उनसे कहा जाता है। जैसे मानो कोई गद्य है, उसमें से कहीं कोई एक पैराग्राफ, कोई एक अनुच्छेद उन्हें लिखने को दिया जाता है, क्योंकि बालक को जैसे हमने यहाँ अनुकरण और श्रुतलेख की बात की है, सुलेख में यहाँ कम शब्द दिए जाते हैं प्रारंभ में। जैसे बहुत प्रारंभिक स्तर की बात करें तो सबसे पहले अक्षर और वर्ण उन्हें लिखने को दिए जाते हैं जो कि कम होते हैं। बालक साफ साफ दूर दूर करके ठीक ठीक लिख सकता है, उस तरह का अभ्यास उन्हें हो जाता है। फिर उन्हें मिलाकर वह शब्द लिखना सीखता है और थोड़ा उसे किस तरह से उनकी बनावट को किस तरह से पास पास लिखना है या कितने दूरी के अंतर में उन्हें हमें व्यवस्थित करके लिखना है, इस कला में भी वो अभ्यस्त होते हैं। इसी प्रकार से जैसे पूरे पेज में एक ही वाक्य को बार बार लिखा जाना है तो वह किस प्रकार अभ्यस्त हो जाते हैं उसे लिखने के लिए। इन सब अभ्यासों के बाद यह आवश्यक होता है कि जब वो पैराग्राफ या कोई अनुच्छेद लिखते हैं तो अनुच्छेद लिखने में वाक्यों में जो शब्द लिखे गए हैं तो उनके शब्दों के क्रम की व्यवस्था किस प्रकार हो, वाक्य किस प्रकार लिखे जाएं, कहाँ उनमें जो विराम या अर्धविराम चिन्ह है किस तरह के विराम चिन्हों का उसमें प्रयोग किया जाए, इन सभी का ध्यान रखने के लिए इनसे संबंधित अभ्यास भी विद्यार्थियों को करवाया जाता है। तो हम ये भी लिखेंगे कि अनुच्छेद रचना संबंधी अभ्यास भी भाषा संबंधी विविध अभ्यासों के अंतर्गत आता है। तो वहाँ हम ये भी लिखेंगे अनुच्छेद रचना संबंधी अनुच्छेद रचना संबंधी अभ्यास। इस तरह से बालक धीरे धीरे अनुच्छेद लिखने का अभ्यास करते हैं और उसमें लिखने में अभ्यस्त हो जाते हैं। फिर अनुच्छेद लिखने में
कौन से विराम चिन्हों का कहाँ हमें उपयोग करना चाहिए, कहाँ किस तरह से उनका प्रयोग करना चाहिए, इसके लिए भी विद्यार्थियों को अभ्यास करवाया जाता है। तो वहाँ हम विराम चिन्हों संबंधी जो भी प्रक्रिया है उसे भी संपन्न करवाते हैं। इसलिए विराम चिन्ह संबंधी अभ्यास भी विद्यार्थियों को करवाया जाता है। अब जब बालक विराम चिन्ह लगाना भी सीख जाते हैं और यह सब वर्तनी शब्द वाक्य और अनुच्छेद लिखना सीख ही गए हैं, तो इस दृष्टि से हम ये कह सकते हैं कि भाषा संबंधी जो उनका अभ्यास करवाया जाना है या लेखन कला में जिस तरह की दक्षता की हमें आवश्यकता है, जिस तरह से बालकों को हम भाषा को लिखने में दक्ष करना चाहते हैं, उस प्रकार के उद्देश्य की प्राप्ति हमें हो जाती है और विद्यार्थी लिखने की कला में अभ्यस्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से अब आगे जैसे हमने यहाँ 3 प्रकार की शिक्षा लिखी है, 2 हो गई है सुलेख के माध्यम से और भाषा संबंधी विविध अभ्यासों के अंतर्गत। अब तीसरी इसमें बात आती है विषय संबंधी, क्योंकि यह सब लिखने के बाद अलग अलग विषय हैं, तो उनके अंतर्गत बालक किस प्रकार से लिखेंगे, इस तरह के अभ्यास को भी प्रेरित किया जाता है और विद्यार्थियों को इस दृष्टि से भी अभ्यास करवाया जाता है। विषय संबंधी लेखन का अभ्यास। लेखन का अभ्यास विषय संबंधी लेखन के अभ्यास के अंतर्गत बालक किस प्रकार से जैसे जो नियमबद्ध रचनाएं हैं उनकी विषय से संबंधित उन्हें किस प्रकार व्यक्त करेंगे, किस प्रकार लिखकर समझा सकेंगे, इस दृष्टि से भी उन्हें अभ्यास करवाया जाता है। फिर पत्र हैं, प्रपत्र हैं, किस तरह से उन्हें लिखा जाना है, उनका अभ्यास भी विद्यार्थियों को करवाया जाता है। साथ ही साथ बहुत सारे लेखन कला के तथ्य हैं, घटक हैं, तो उन्हें भी अलग अलग तरीके से लिखने के लिए उन्हें अभ्यस्त किया जाता है। जैसे पत्र हैं, प्रपत्र हैं, कोई स्थान है, कोई स्थान के दृश्य का वर्णन करना है, कोई घटना देखी है अथवा सुनी है, उस घटना को लिखकर किस प्रकार अभिव्यक्त करना है, इस तरह का अभ्यास करवाया जाता है। कहीं संवाद व्यक्त करने हैं तो संवादों को भी लिखने की कला विद्यार्थियों में विकसित की जाती है। इसी प्रकार से जीवनी, आत्मकथा, व्याख्या, सार लेखन, समीक्षा, आलोचना, समालोचना और लेख एवं निबंध तथा सृजनात्मक रचनाएं, कहानी, कविता, एकांकी, गद्य गीत, इस तरह की समस्त विधाओं से संबंधित विद्यार्थियों को लिखने की कला में अभ्यस्त करवाया जाता है। इसी के साथ साथ जैसे हिंदी लेखन के और भी विविध रूप हैं, उनका भी मूल्यांकन करने के लिए भी कई तरह की मापन विधियां हैं, उनका भी प्रयोग किया जाता है, जिसमें अक्षर, शब्द और वाक्यों का स्वरूप आ जाएगा। वर्तनी एवं व्याकरण की दृष्टि से क्या शुद्धता है और किस तरह से उनकी शुद्धता की जांच की जानी है, इस दृष्टि से भी प्रयास किया जाता है। साथ ही विषय सामग्री का समुचित प्रस्तुतिकरण विद्यार्थी सीख पाए हैं अथवा नहीं सीख पाए हैं, इस दृष्टि से भी उनका अभ्यास सुदृढ़ किया जाता है और वो उस प्रस्तुतिकरण को किस प्रकार अभिव्यक्त करते हैं, इस दृष्टि से भी इस तरह का मूल्यांकन कार्य किया जाता है। और विषय संबंधी जो प्रस्तुतिकरण उन्होंने किया है उसमें किस तरह की त्रुटियां रह गई हैं, उन त्रुटियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है, जिससे बालक लेखन कला में पूर्ण रूप से दक्ष हो जाते हैं।